गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम अभी जो भी बची हुई थ्योरी है वो देखने वाले हैं। इसके अंदर आप इनको वैसे ही पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो रहा है। इसके अंदर जो भी मेन फार्मूले वगैरह आएंगे आप चाहें तो नोट करें, ताकि इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं भविष्य में। उसी के लिए हम ये सारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आज बात कर रहे हैं गैस के दाब का व्यंजक। तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण फार्मूला आता है, तो वो फार्मूला आया कहाँ से, उसको पूरा डिराइव किया गया है। तो मैं जल्दी से एक बार पूरा बता देता हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो क्या किया है यहाँ पे हमने एक घनाकार पात्र लिया है। घनाकार पात्र मतलब घन क्या होता है, सभी भुजाएं उसकी समान होती हैं, वो घन है ना। तो वैसा हमने एक पात्र लिया है। इसके अंदर आदर्श गैस भरी है, जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m व कुल अणुओं की संख्या स्मॉल n है। यानी कि ऐसे इस डब्बे के अंदर ऐसे 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 बहुत सारे अणु हैं, है ना। सभी का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, और इन अणुओं की संख्या कितनी है, स्मॉल n। क्लियर। अब इसके अंदर हम बात करते हैं केवल एक के लिए, और फिर जो भी आएगा उसके अंदर हम स्मॉल n का गुणा कर देंगे तो वो टोटल n के लिए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया किसी समय पर एक अणु, कोई एक अणु लिया, x दिशा में u1 वेग से गतिशील होता है, ये u1 है। ओके, तो कोई अणु है वो m द्रव्यमान का अणु x दिशा में u1 वेग से गतिशील होता है, तब इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग हो जाएगा mu1। अब ये क्या होता है, दीवार से टकरा कर प्रत्यास्थ टक्कर करता है और वापिस u1 वेग से लौट जाता है। तो वापिस लौटते समय भी संवेग क्या होगा, mu1, लेकिन माइनस का, है ना। प्रत्यास्थ टक्कर है इसलिए संवेग संरक्षित रहता है, तो माइनस mu1। तो टोटल संवेग क्या होगा, तो पहले का संवेग mu1, और परिवर्तन देखना है अपने को, है ना। टोटल संवेग में परिवर्तन, हम क्या देख रहे हैं, संवेग में कुल परिवर्तन। तो परिवर्तन हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं दोनों को। तो mu1 माइनस, और फिर माइनस का mu1, यानी कि माइनस माइनस दो बार था इसलिए प्लस हो गया। तो टोटल आपका संवेग में परिवर्तन कितना आया, संवेग में परिवर्तन होता है डेल पी बराबर 2mu1। देखो पहले हम संवेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं, फिर हम क्या निकालेंगे, समय, और फिर क्या करेंगे, दोनों को भाग देके क्या निकालेंगे, बल, और बल से क्या निकालेंगे, दाब, है ना। क्योंकि आपका ये क्या है, टॉपिक क्या है आपका, गैस के दाब का व्यंजक। तो आपको कहाँ तक जाना है, दाब तक, प्रेशर तक। तो कैसे जाओगे, तो दाब किससे निकलेगा, बल की सहायता से, और बल किससे निकलेगा, आपका संवेग और समय की सहायता से। क्लियर रखें दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, आपका संवेग में परिवर्तन आ गया, डेल पी की वैल्यू आ गई। अब यदि यह अणु सामने की दीवार से टकरा कर पुनः एबीसीडी दीवार तक डेल टी समय में पहुंचता है, यानी कि गया और टकरा के वापस आया, तो टोटल कितना हुआ, एल गया और एल आया, तो टोटल दूरी कितनी तय की, 2l। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, सभी को फार्मूला पता है। तो दूरी क्या हो गई 2l, और चाल क्या थी, u1। तो आपके डेल टी का मान कितना आ गया, 2l/u1। अब एक अणु को टकराने से दीवार पर उत्पन्न बल F1 है, तो न्यूटन के नियम से, तो न्यूटन का नियम आपने पढ़ रखा होगा, द्वितीय नियम क्या कहता है, बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ संवेग की दर में परिवर्तन यानी कि डेल पी अपॉन डेल टी के समान होगा। तो बस डेल पी की वैल्यू और डेल टी की वैल्यू रख दो। डेल पी की वैल्यू हमने निकाली थी 2mu1, और डेल टी की वैल्यू हमने निकाली है 2l/u1। बस ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो हमने दोनों वैल्यू इसके अंदर रख दी, u1 ऊपर चला गया तो u1 स्क्वायर हो गया, और 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, बल की वैल्यू आ गई आपकी mu1 स्क्वायर/l। अब साहब ये किसका निकला है, एक अणु का। ऐसे ऐसे पात्र में कितने अणु हैं, n अणु हैं जो x दिशा में गति कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में जाने वाले n अणुओं के लिए u1 u2 u3 ऐसे un तक लिया। तो सभी अणुओं के कारण ABCD दीवार पर लगने वाला बल क्या होगा, तो Fx बराबर सभी का रख दो, यही फॉर्मूला है। अब u1 की जगह u2 u3 un कहाँ तक रखना है, un तक, तो हमने रख दिया। तो इसके अंदर m/l तो क्या आ रहा था साहब, कॉमन, तो हमने m/l कॉमन आ रहा था,
बाहर निकाल दिया, अंदर ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, समीकरण में n का गुणा व n का भाग, तो समीकरण में n का गुणा और n का भाग, यहाँ पे n बटे में लिखना रह गया है, तो बटे में n है ना, ताकि n से n कट जाएगा, समीकरण आपकी वापस वही आ जाएगी। तो हम किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा व भाग दोनों करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ साहब, हमने भाग इसलिए कराया है ताकि ये जो पद आपको दिख रहा है पीछे वाला, ये आपको क्या दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एवरेज, औसत क्या लिखते हैं, ऐसे हमने CRMS की बात की थी इससे फर्स्ट वाले पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, बस यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज़ का आपको अगर देखो, जैसे आपको बोलते हैं ना क्लास में 5 बच्चे हैं, है ना, प्रत्येक का वजन ये है, 15 है, 20 है, 30 है, सभी का एवरेज क्या होगा, तो सभी को जोड़ के हम क्या करते हैं, जितनी संख्या में है उतनों का भाग देते हैं, है ना, वैसे एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे भी एवरेज निकालने के लिए क्या कर रहा है, एन अणु लिए हैं तो एन अणु का भाग दिया, तो ये टोटल जो पीछे का वाला पद था आपका वो क्या एवरेज, एवरेज वैल्यू आ गई। उस एवरेज को हम दर्शाते किससे हैं, यू स्क्वायर को ऊपर क्या लिख दिया, ये इसको बोलते हैं बार, है ना। तो यू स्क्वायर बार, ये बार आपका क्या दर्शा रहा है, एवरेज वैल्यू है किसकी, उस सभी के अणुओं के वेग की एवरेज मान है ना, क्योंकि सभी का अलग अलग होगा, किसका क्या, तो सभी का अलग अलग लोगे तो पागल हो जाओगे, तो एक एवरेज वैल्यू ली जाती है। ठीक है साहब। अब देखो आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, NM/L यू स्क्वायर बार, क्लियर। अब ये तो आया एक्स डायरेक्शन में जो बल लगा वो, है ना। अब ऐसे ही बल आपको, अब ये निकला हमने बल, अब ऐसे ही हम एक्स डायरेक्शन में इसके लिए दीवार पे लगने वाला क्या निकालेंगे, दाब। तो दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब बराबर बल बटा दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार कौन सी है भाई, ये आपका, आपने क्या लिया, डब्बा कैसा लिया है, घन आकार का लिया है ना, ये ऐसा घन आकार। तो घन आकार की जो ये एक दीवार है वो कैसी होती है, वर्गाकार, जिसकी भुजा क्या है, L×L। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर L स्क्वायर, हमने लिख दिया L स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में आ गया L स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो जब आपने बल की वैल्यू रख दी तो नीचे L स्क्वायर पहले से था और एक L और आ गया गुणे में, तो कितना हो गया L3, है ना। तो दाब आ गया आपका Px बराबर NM/L3 यू स्क्वायर बार, क्लियर। अब ये क्या आया साहब आपका x दिशा में दाब, है ना, तो वैसे ही y में, वैसे ही z में, तो वैसे ही Px की जगह Py और Py के बाद Pz, सेम वैल्यू आएगी, सेम कैलकुलेशन यही रहेगी, आपको डायरेक्ट लिख देना है Px, Py और Pz की सबकी वैल्यू, केवल u की जगह हम एक जगह v ले लिया, एक जगह w ले लिया, क्लियर, फॉर्मूला वही रहेगा। अब बात करते हैं पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम आप पहले तरल वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तरल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, नहीं देखे हों तो देख सकते हैं। तो पास्कल के नियम से सभी दिशाओं में समान दाब होगा, है ना, सभी दिशाओं में दाब एक समान होगा, अतः इनका औसत ज्ञात करने पर जो आपको माध्य दाब प्राप्त होगा, तो किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तभी मैंने बताया कि उनको जोड़ के जितनी भी संख्याओं में वो हैं उतने का हम भाग देते हैं। तो Px, Py और Pz 3 हैं, तो हमने भाग कितने का दिया, 3 का। Px, Py, Pz की वैल्यू रख दो आप, और उसमें भाग दे दिया हमने 3 का, तो ये आ गया 1/3 MN/L3, कॉमन था सब तीनों में, है ना, तो हमने इसको बाहर ले लिया, अंदर आ गया यू स्क्वायर बार प्लस वी स्क्वायर बार प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बार। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, यदि प्रत्येक अणु का परिणामी वेग क्रमशः C1, C2, C3 है, तो दाब को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि आप इसको भी टोटल एक C के रूप में लिख सकते हो। तो C स्क्वायर बार हमने लिख दिया। तो ये आपका एक मेन फार्मूला आया है जो बड़ा काम आएगा। ये पूरी रामायण इसलिए सुनाई है ताकि ये फार्मूला आए, है ना। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है, तो ये आप कृपया करके ध्यान रखें या आपकी कहीं नोट रखें कि ये फार्मूला कहाँ से आया, और ये फार्मूला हम बहुत काम में लेने वाले हैं। अब इसके आगे इसके कुछ और रूप भी आएंगे, वो भी देख लेते हैं। तो इसके आगे हमने क्या किया है, देखो अब इसी फार्मूले में m×n की जगह हमने रख दिया कैपिटल M। कैसे लिखा, देखो कुछ भी होता है तो आप क्या करते हो, जैसे आपने सामान्य गणित पढ़ी है कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है ना, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो वैसे ही मैं कहूँ 10 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 5 × 10, तो टोटल पेन की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो वैसे ही यहाँ पे किया है कि एक
अणु का जो आपका द्रव्यमान था हमने लिया स्मॉल m, है ना। तो ऐसे ऐसे कुल टोटल कितने अणु हैं, स्मॉल n, तो दोनों का क्या करा दोगे, गुणा, है ना। तो m इंटू एन जो वैल्यू आएगी उसको हमने मान लिया कैपिटल M, तो टोटल आपकी गैस का जो द्रव्यमान हो गया वो हो गया कैपिटल M। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम एल क्यूब लिख रहे हैं, उस एल क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। V क्या है, पात्र का आयतन। कैसे, क्योंकि आपने आकृति कैसी ली है, घनाकार, और घन का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि घन का आयतन निकालने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, और भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यहाँ पे सब भुजा क्या होगी, L, तो क्या आएगा L इंटू एल इंटू एल, यानी कि एल क्यूब, और उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एल क्यूब क्या है आपका, उसका आयतन, यानी कि V, तो एल क्यूब की जगह हमने रख दिया V। तो जैसे ही रखा तो आपका एक फॉर्मूला एक और बन गया, P बराबर 1/3 m/v c² बार। क्लियर, ये फार्मूला भी काम आएगा, नोट रखें। यदि गैस का घनत्व ρ बराबर m/v लिखने पर, यदि गैस का घनत्व ρ बराबर m/v लिखने पर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इतना बेसिक बेसिक फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। तो m/v लिखने पर, तो m/v की जगह आप ये जो यहाँ पे m/v है उसकी जगह आप ρ भी लिख सकते हो। तो एक और फॉर्मूला आता है P बराबर 1/3 ρ c²बार। क्लियर। तो यही आपके दाब का अभिष्ट व्यंजक है, ये फॉर्मूले बड़े काम आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें। इस c² बार की जगह आप c² RMS भी लिख सकते हैं, CRMS, है ना। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये CRMS देखा था, तो वहाँ पे रिलेशन बता रखा है, दोनों बराबर है। तो ये आप पहला पार्ट नहीं देखा हो तो देख लें। तो ये भी आप लिख सकते हो, कुल मिला के फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। चाहे या ये वाला यूज़ करो, चाहे ये वाला यूज़ करो, या तो m/v या डायरेक्ट ρ, वो जो भी कंडीशन आपकी क्वेश्चन के ऊपर रहेगी उस हिसाब से हम काम में लेंगे। तो ये फार्मूला कहाँ से आया वो आप ज़रूर ध्यान रखें। ओके, अब इसके अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं। आपने तीनों नियम पढ़ लिए थे आदर्श गैस समीकरण के लिए। हमने पढ़ा था कि आदर्श गैस समीकरण क्या होगी, तो वह गैस जो चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम और एवोगाड्रो का नियम, ये सभी नियम अगर पालन करती है तो वो गैस कौन सी होगी, आदर्श गैस होगी, है ना। तो उसी आदर्श गैस के लिए उन्हीं सारे रिलेशन से हम एक समीकरण देते हैं जिसको हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो यह आदर्श गैस समीकरण वैसे सभी को ध्यान है, पर फिर भी आप देख लें क्या होती है। देखो कैसे आती है, हमने इससे पहले वाले पार्ट में चार्ल्स नियम, बॉयल नियम, गैलुसेक नियम सभी नियम पढ़े थे, तो आपको नहीं देखे हो तो देख ले। तो यहाँ पे उससे हम क्या करते हैं, देखो चार्ल्स नियम में हमने पढ़ा था V समानुपाती T पढ़ा था। एवोगाड्रो नियम कहता है V समानुपाती N। ओके, और एक आपने बॉयल नियम में पढ़ा था V समानुपाती 1/P, यहाँ पे समानुपाती रहेगा तो ठीक रहेगा, तो V समानुपाती 1/P। तो इन तीनों रिलेशन से आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं कि V समानुपाती क्या हो जाएगा साहब, V समानुपाती N और T के तो समानुपाती है, और P के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V समानुपाती N/T/P। क्लियर। अब अगर आपने पढ़ रखा है कि V बराबर, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक बराबर लगता है, और बराबर लगाते हैं तो क्या कोई न कोई हम नियतांक लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V बराबर R/T/N और P, कुल मिला के हमने एक नियतांक लगाया, एक स्थिरांक लगाया जिसको हमने क्या कहा, R, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक। अब ये रहा R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम गैस नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको ये जो आपकी आदर्श समीकरण बनी है गैस समीकरण, इस सिंबल को आप इग्नोर करें, इसका आपका कोई रोल नहीं है। PV बराबर nRT, है ना। तो ये आपकी मेन जो गैस समीकरण है, ये आपको ध्यान रखनी है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। इस समीकरण से आप R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, R का फॉर्मूला निकाल दो, इन दोनों को पक्षांतरण करके उधर ले जाओ, तो R बराबर गैस स्थिरांक बराबर आ जाएगा P/V/N/T। R क्या है, गैस नियतांक, इसको सार्वत्रिक गैस नियतांक ऐसे भी बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू फिक्स है, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है क्योंकि हम कई प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, तो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे आई वो भी दे रखा है। देखो STP पे क्या होती हैं परिस्थितियाँ निश्चित होती हैं, उन परिस्थितियों पे हम मानक मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम
एसटीपी में प्रेशर लेते हैं, एक एटीएम होता है लगभग 10⁵ पास्कल। ओके, तो हमने पी की वैल्यू रखी ये, है ना। देखो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यू रख रहे हैं। ये जो आपका फॉर्मूला निकाला ना हमने, आर बराबर ये गैस स्थिरांक का पी वी अपॉन एन टी, है ना, तो इसके अंदर हम सारी मानक वैल्यू रख रहे हैं। इससे आपके आर की वैल्यू आएगी जो हम बहुत जगह यूज़ में लेने वाले हैं। तो आर बराबर पी की जगह हमने वैल्यू रख दी, वी हम लेते हैं 22.7 लीटर प्रति मोल बटा एन आपका 1 मोल है, और टी 273.15 केल्विन। अब जब इन सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करके निकालते हैं तब आपकी आर की वैल्यू आती है 8.314 जूल बटा केल्विन इंटू मोल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी है, 8.314 गैस स्थिरांक की वैल्यू है, बड़े काम आएगी, हर न्यूमेरिकल में हम यूज़ में लेंगे, तो आप याद रखें। कैसे आई ये भी आप देख सकते हैं, और ये कैलकुलेशन आप चाहें तो खुद करें, इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैलकुलेटर के आदि न बने, है ना, खुद हाथ पांव जरूर चलाएं। ओके, अब आज लास्ट एक टॉपिक बात करते हैं, अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या, क्योंकि इससे भी एक रिलेशन आने वाला है। इस मतलब एक फार्मूला आएगा और वो फार्मूला भी हम काम में ज़रूर लेंगे। ओके, तो अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या में एक फार्मूला निकालना है। तो देखो क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं, वही गैस के दाब का फार्मूला जो हमने अभी निकाला था, P बराबर ये वाला फार्मूला, P बराबर 1/3 m/v c² बार। ओके, उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, गैस का दाब बराबर ये। ओके, इसके अंदर v को आप इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल पक्षांतरण कर दिया तो पी वी बराबर आ गया ये। अब आदर्श गैस समीकरण हमने अभी पढ़ी, पी वी बराबर आर टी, जिसके अंदर एन हम 1 मोल के लिए जनरली बात करते हैं, तो एन को हम हटा सकते हैं। 1 मोल के लिए बात हो रही है तो एन की वैल्यू 1 रख दी, तो पी वी बराबर आर टी। तो आर पी वी बराबर आर टी से आर पी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। आरती नहीं है ये, आर टी। ओके, हाँ, तो पी वी की जगह हमने रख दिया आर टी। तो आर टी बराबर 1/3 m/c² बार। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। देखो अब क्या किया, 3 का पक्षांतरण करके हम इधर ले गए, तो 3 क्या आ गया, इधर आ गया, है ना, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको c² बार की वैल्यू चाहिए इसलिए। अब इसको पक्षांतरण करके नीचे ले लिया तो हमने c² बार की वैल्यू आ गई 3RT/m। अब दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, वर्गमूल, तो ये आ गया आपका वर्गमूल। अब इसको आपने कहीं देखा होगा पार्ट फर्स्ट में, है ना, CRMS को हमने क्या लिखा था, CRMS बराबर c² बार पर अंडर रूट, है ना, यानी कि इसको हम डायरेक्ट CRMS लिख सकते हैं, है ना, वर्ग माध्य मूल वेग। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको ये लिख दिया, तो CRMS की वैल्यू क्या आ गई, √3RT/m। जहाँ पे आप देखो ये आपको फार्मूला बड़ा काम आएगा, इसलिए जो भी करो हाथ पैर जोड़ के विनती है कि बेसिक जो भी फार्मूले हैं आप चैप्टर वाइज बनाओ, चाहे सारे एक साथ बनाओ, एक सारे फार्मूले जो भी बेसिक फार्मूले काम आते हैं आपके वो एक जगह लिखो, ताकि आपको काम आए। तब डायरेक्ट सारी किताबें नोट्स खंगालने नहीं पड़े, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, सीधा आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। ओके, तो ये फार्मूला आप काम में बड़ा ले आएगा। अरे भाई साहब, हाँ, ये फार्मूला आपके बड़ा काम आएगा, तो आप नोट रखें। इसके आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और अगले पार्ट में ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, और फिर इसके हम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिवीजन है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद।